हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में क्लास 12th का चैप्टर 8 का एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रेज एंड गामा रेज। इन सभी के बारे में वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स में इसका डेफिनेशन पूछे तो आप लोग को क्या लिखना है। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम लोग उसके वेवलेंथ, उस वेव के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर उसको हम लोग एक ग्रुप में डिवाइड कर दें या उसको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रेंज के अनुसार अलग अलग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दे एक ऑर्डर में, तो जो ऑर्डर हमको मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसी ऑर्डर को क्या कहा जाता है, उसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अकॉर्डेंस विथ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी into distinct group having widely differing properties is called electromagnetic spectrum। और यहाँ पर हम लोग अलग अलग ग्रुप में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो वो सभी ग्रुप जो है डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टी कैरी करता है। ठीक है, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इस जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशंस में कौन से वेव, कौन से लाइट जो है इसमें इंक्लूड रहता है, तो वो है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव और विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज एंड एक्स रेज एंड गामा रेज। तो ये सभी शामिल रहते हैं। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पर बोल तो दिए कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऑर्डरली, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू। अच्छा, एक पॉइंट नोट यहाँ पर लिखा हूँ, इसको याद रखिएगा। द वेरियस रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डू नॉट हैव शार्पली डिफाइंड बाउंड्रीज एंड देयर ओवरलैप। चूंकि इसके डेफिनेशन में ये बोला गया है कि ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो हर एक रेस का या लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इंडिविजुअल, उसका जो बाउंड्री फिक्स नहीं रहता। इसमें सभी बाउंड्रीज जो है एक दूसरे से ओवरलैप रहते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो सभी क्या रहते हैं, एक दूसरे में ओवरलैप रहते हैं, जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं आगे बताता हूँ। तो इस साइड हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिफाइंड किए हैं और अदर साइड हम लोग वेवलेंथ को डिफाइंड किए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर जो वैल्यू लिखा है ये पूरा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 10, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, ऐसे ये 10 की पावर में 23 तक गया हुआ है। और इसका यूनिट यहाँ पर जो कंसीडर किए ये हर्ट्ज में है। वैसे फ्रीक्वेंसी का यूनिट आप सभी को पता है कि हर्ट्ज होता है, सेकेंड इनवर्स होता है, या इसी को किलो हर्ट्ज बोलते हैं, मेगा हर्ट्ज बोलते हैं। तो ये सभी फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है मेज़र करने का। और इधर हम लोग ये जो नंबर दिखाया गया है ये सभी वेवलेंथ का वैल्यू है, और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का जिस प्रकार यूनिट होता है हर्ट्ज, उसी प्रकार वेवलेंथ को मेज़र करने का यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। तो ये सभी क्या हैं, वेवलेंथ के रेंज होते हैं, सॉरी वेवलेंथ के यूनिट होते हैं इसको मेज़र करने के। अब चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है कितने टाइप से होते हैं। अब इसी को यहाँ पर देखने वाले हैं, और यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है कि सभी रेज, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो एक दूसरे से ओवरलैप रहते हैं उसको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेडियो वेव सबसे फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो जो रेडियो वेव है इसको भी 4 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों लॉन्ग रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू और वेवलेंथ का वैल्यू, तो उस सिचुएशंस में यहाँ पर जो वेव मिलता है रेडियो वेव, उस समय जो रेडियो वेव मिलता है उसी को लॉन्ग रेडियो वेव कह देते हैं।
और इसका जो रेंज है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर फ्रिक्वेंसी की मैं बात करूँ तो 10 से लेकर 10 के पावर 6 तक होता है इसका रेंज। अगर मैं हर्ट्ज में लॉन्ग रेडियो वेव की रेंज की बात करूँ तो 10 से लेकर 10 की पावर 6 हर्ट्ज तक होती है इसकी रेंज। किसकी रेंज, लॉन्ग रेडियो वेव की। उसके बाद 10 के पावर 6 हर्ट्ज से जो दूसरा वेव आता है वो है AM रेडियो वेव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, AM रेडियो वेव। AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और इसका रेंज जो होता है 10 के पावर 6 से लेकर 10 के पावर 7 हर्ट्ज तक होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसी में टेलीविज़न एंड FM रेडियो। टेलीविज़न आप लोग को पता ही है, इसमें भी सिग्नल का काम होता है ना। और FM रेडियो भी आप लोग को पता है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं, FM का फुल फॉर्म होता है ना। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका रेंज जो होता है 10 के पावर 7 से लेकर यहाँ पर 10 की पावर 8 से 9 के बीच में होता है। 10 के पावर 7 हर्ट्ज से लेकर 10 के पावर 8 से 9 के बीच में होता है। किसका रेंज है ये हर्ट्ज में, FM रेडियो का और टेलीविज़न का। और यहाँ पर जो नेक्स्ट है शॉर्ट रेडियो वेव, जो शॉर्ट रेडियो वेव है इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका रेंज है 10 की पावर 7 से लेकर 10 की पावर 7 से लेकर 10 की पावर 12 से है। और इसी बीच में हम लोग को टेलीविज़न एंड FM रेडियो भी मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर जो हमें बाउंड्रीज मिलती है स्पेक्ट्रम्स के बीच वो एकदम ज़्यादा डिफाइंड नहीं होता है, ये ओवरलैप होते हैं एक दूसरे में। जैसे कि यहाँ पर AM रेडियो और जो FM रेडियो है दोनों ओवरलैप हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो माइक्रोवेव होता है, जो सेकेंड टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो भी ओवरलैप कर रहा है शॉर्ट रेडियो वेव से। यह बोल सकते हैं कि रेडियो वेव से ये ओवरलैप हो रहा है। और अगर मैं माइक्रोवेव की रेंज की बात करूं, फ्रीक्वेंसी रेंज की, तो ये 10 के पावर 10 से लेकर कहाँ तक है, 10 के पावर 14 तक है। और यहाँ पर 10 की पावर 14 से लेकर 10 के पावर 15 के बीच का ये वाला जो रेंज है इसको कहा जाता है विजिबल लाइट। क्या कहा जाता है, विजिबल लाइट। और ये ऐसे लाइट होते हैं, ऐसे रेज होते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, इसीलिए इसको विजिबल लाइट का नाम दिया गया है। और विजिबल लाइट को भी 7 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। इसको ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं, या कई लोग विबग्योर बोलते हैं इसको, है ना, विबग्योर। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद रखने का, क्योंकि ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि विजिबल लाइट जो होता है इसको 7 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें क्या क्या होता है, विबग्योर होता है, वी का मतलब होता है वॉयलेट, और आई का मतलब होता है इंडिगो। यहाँ पर इंडिगो मिस था, इसको मैं राइट कर दिया हूँ। और बी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो, और ओ का मतलब होता है ऑरेंज, और आर का मतलब होता है रेड। तो ये सभी कलर्स जो है, ये सभी कलर्स के जो लाइट है मिलकर ये सभी ओवरलैप होकर क्या देते हैं हमको, विजिबल लाइट देते हैं। और जो विजिबल लाइट का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो कितना होता है, 10 के पावर 14 से लेकर 10 के पावर 15 हर्ट्ज के बीच में होती है। इसके बाद जस्ट जो अगला स्पेक्ट्रम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, यह जो रेज आता है उसका नाम है अल्ट्रावायलेट। शॉर्ट में इसी को यूवी रेज बोला जाता है, शॉर्ट में इसी को यूवी रेज बोला जाता है, जिसका रेंज क्या है, 10 के पावर 15 से लेकर 10 के पावर 17 है। इसके बाद नेक्स्ट जो रेज आता है या स्पेक्ट्रम आता है वो है एक्सरेज। अब देखो यहाँ पर एक्सरे और अल्ट्रावायलेट फिर से ओवरलैप हो रहे हैं। अल्ट्रावायलेट जो है 10 के पावर 15 से स्टार्ट होकर 10 के पावर 17 तक जा रहा है इसका रेंज, जबकि 10 के पावर 16 से स्टार्ट हो रहा है कौन, एक्सरे, और एंड कहाँ पर हो रहा है, 10 के पावर 20 से 21 के बीच में ओवरलैप हो रहा है। मतलब इसको हम लोग 21 या 20 ही कंसिडर कर सकते हैं इसको, है ना। एक्सरे के बाद आता है नेक्स्ट गामा रे। तो गामा रे का रेंज क्या होता है, फिर यहाँ पर ये ओवरलैप हो रहा है। देखिए ये 10 की पावर 17 से लेकर ये 10 के पावर 21 से भी ऊपर होता है इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, किसका, गामा रेज का। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेज की होती है। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात करें तो वो किसकी होती है, रेडियो वेव की होती है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट वेवलेंथ की। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ये वेवलेंथ का वैल्यू है 10⁻⁷, 10�6। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर जा रहे थे तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जब वेवलेंथ नीचे से ऊपर जाएंगे, रेडियो वेव से गामा रे तक जाएंगे, तो यहाँ पर वेवलेंथ का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। 10⁻⁷, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद 10⁻⁻1, -2 ये आने लगा। और वेवलेंथ की अगर यूनिट की बात करें तो वो क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर होता है। जैसे कि 10⁻³ वेवलेंथ है हमारे पास, तो ये 1 किलोमीटर होता है ये। अच्छा, वेवलेंथ का मतलब बहुत लोग नहीं समझते हैं, तो इसको यदि आप लोग वेव पढ़ चुके होंगे तो उसमें समझ में आ गया होगा आप लोग को। जिस प्रकार एक स्ट्रिंग होता है, एक धागा होता है, तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होती है, उसी प्रकार जो वेव होती है ना, वेव, इसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ होती है, तो उसी को हम लोग वेव लेंथ बोल देते हैं। और जो 1 साइकिल का जो लेंथ होता है ना, 1 साइकिल का जो लेंथ होता है इसको, या फिर 1 क्रेस्ट, फर्स्ट क्रेस्ट टू सेकेंड क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं। या फिर आप लोग इसको, ये मिनिमम पॉइंट यहाँ से लेना और यहाँ से, इसको भी हम लोग 1 वेवलेंथ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को पता ही होगा। तो इसी का रेंज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नीचे से जब ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर मतलब रेडियो वेव से गामा रेज की और आगे बढ़ते हैं ऊपर की ओर, तो वेवलेंथ का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, और यहाँ पर विजिबल रे की बात करें तो ये 7 टाइप से होता है, जिसको मैं बता दिया हूँ। जहाँ पर जो वॉयलेट होता है, इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज जो होता है 400 नैनोमीटर पर स्टार्ट हो जाता है ये, और 450 नैनोमीटर तक हमको क्या मिलता है, इंडिगो मिलता है। उसी प्रकार आगे जैसे जैसे हम लोग इधर से आगे बढ़ते जाएंगे, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सभी का हमको क्या मिलता है, रेंज मिलते जाता है। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर NM लिखा है, NM लिखा है, तो यहाँ पर 400 NM, 550 NM, इसका मतलब ये वेवलेंथ है। किसकी वेवलेंथ है जी, यहाँ पर जो विजिबल लाइट है, ये विजिबल लाइट जो है 7 कलर में स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये जो 7 कलर में स्प्लिट हुए ना, तो ये ईच कलर का वेवलेंथ है ये। जैसे कि 400 नैनोमीटर, यहाँ पर 450 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर, इसी प्रकार 600, 650 और 700 NM। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है जी, रेड की होती है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की होती है ना। और मीडियम की अगर बात करें तो ग्रीन का होता है ना। तो ये था विजिबल लाइट का डिटेल, जो कि 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है आगे। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। इसी को अगर हम लोग कलरफुल में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है हमको। यहाँ पर हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिखाई देता है, यहाँ पर वेवलेंथ। यहाँ पर जो वेवलेंथ लिए हैं हम लोग सेंटीमीटर में लिए हैं। वैसे वेवलेंथ का कितना यूनिट पॉसिबल है वो मैं बता चुका हूँ, एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, ये सभी वेवलेंथ के यूनिट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू लिए हैं ये सेंटीमीटर में लिया हुआ है, और यहाँ पर जो वैल्यू लिए हैं फ्रीक्वेंसी का, ये हर्ट्ज में लिए हैं। ठीक है, और ये विजिबल रे हैं, जो कि 7 कलर आप लोग देख पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोग को पिछले डायग्राम में बताया था कि जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं फ्रीक्वेंसी में, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब ऊपर से नीचे आते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। ठीक है, एक रिलेशन हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ का वैल्यू कम होगा, और यदि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम है तो वेवलेंथ का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें अप से डाउन की तरफ जब आते हैं तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डिक्रीज होता है तो वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। इसी प्रकार अगर आप लोग को बोला जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं और नीचे से जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर यहीं पर आप लोग को वेवलेंथ पूछ दिया जाए तो बोल देना लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर यही क्वेश्चन को अगर आप लोग को लैम्डा या वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो बता देना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब यहाँ पर वेवलेंथ को देखें, ये क्या ये वैल्यू हमको क्या बताता है, वेवलेंथ बताता है। तो जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर है 10⁻10, 10⁻5,
फिर 1 10⁻⁵। तो यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं तो वेवलेंथ का वैल्यू क्या हो रहा है जी, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ का डिक्रीज हो रहा है वेवलेंथ का वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज होगा। उसी प्रकार यहाँ से जब हम लोग नीचे आएंगे तो वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा जी, यहाँ से 10⁻⁻15 है, 10⁻10 है, 10⁻5 है, तो यहाँ पर वेवलेंथ का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेवलेंथ का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसको याद रखने का बहुत पुराना ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग याद रख सकते हो। जैसे कि ये ट्रिक है रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जीरोक्स गन। तो यहाँ पर रेडियो से मतलब रेडियो वेव हो गया, मिर्ची से माइक्रोवेव हो गया, आई से इसको हम लोग बोल सकते हैं इंफ्रारेड रेज बोल सकते हो। और एल का मतलब क्या है जी, एल का मतलब आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो विजिबल रे, है ना, विजिबल में एल आ रहा है तो यहाँ पर एल से इसको याद रख सकते हो। यू से याद रख सकते हो यूवी या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट या रेज, है ना। और एक्स, जीरोक्स का मतलब है एक्स रे और गन का मतलब है गामा रे। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो किसको, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो 7 टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैं, इसके बारे में इंडिविजुअल बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले रेडियो वेव के बारे में देखेंगे कि इसका खोज किसने किया, ठीक है, ये क्या होता है, इसका यूज़ हम लोग डेली लाइफ में कहाँ पर करते हैं। इसी प्रकार सभी स्पेक्ट्रम का हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेडियो वेव के बारे में। तो रेडियो वेव की अगर हम लोग बात करें तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, मार्कोनी नाम का एक साइंटिस्ट था और इन्होंने 1995 में इसकी डिस्कवरी करी थी। और अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो रेडियो वेव जो है रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी और डिफ्रैक्शन दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। रिफ्लेक्शंस का मतलब होता है परावर्तन और डिफ्रैक्शंस का मतलब होता है विवर्तन, ठीक है। अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें रेडियो वेव की तो इसका रेंज अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि इसका जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ इसका मैक्सिमम होता है तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और अगर मैं वेवलेंथ रेंज की बात करूँ रेडियो वेव की तो वो कितना होता है, 600 मीटर से लेकर 0.1 मीटर के बीच होता है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूं तो 500 किलो हर्ट्ज से लेकर 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच में इसका रेंज होता है, किसका, रेडियो वेव का। अच्छा, अब कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर वेवलेंथ को मीटर में लिए हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को किलो हर्ट्ज में, तो इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को किलोमीटर में, इसको आप लोग चेंज कर सकते हो, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में, हर्ट्ज को मेगा हर्ट्ज में, तो ये सब आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं सोर्स की बात करूं कि रेडियो वेव कैसे मिलता है, इसके सोर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑस्किलेटिंग सर्किट, एक्सीलरेटेड चार्जेस ऑन कंडक्टिंग वायर, ठीक है। जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, तो उसमें चार्ज के फ्लो होने से उसमें करंट फ्लो होता है और वहाँ पर चार्ज क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं। तो एक्सीलरेट करने की वजह से वहाँ पर हम लोग को एक वेव मिलता है, उसी वेव का हम लोग रेडियो वेव का नाम दे देते हैं। ऑस्किलेटिंग सर्किट से भी हम लोग को क्या मिलता है, रेडियो वेव मिल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो जैसे कि आप लोग इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि टीवी, रेडियो और जो कम्युनिकेशन है इसमें बहुत दूर से जब हमको कम्युनिकेट करना रहता है किसी सिस्टम से तो उस सिचुएशंस में हमको क्या, हम कौन सा वेव का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रेडियो, टीवी, एफएम, कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब स्टडी ऑफ इमिशन फ्रॉम गैस जेंट्स, प्लैनेट्स, है ना, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, इन सभी में इसका मतलब होता है उल्का पिंड, है ना। प्लैनेट्स मतलब ग्रह से रिलेटेड, और जो स्टडी ऑफ इमिशन फ्रॉम गैस जेंट्स, जो प्लैनेट्स हैं वो जो लाइट इमिट करते हैं, उन सभी के स्टडी के लिए भी, इन सभी के स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो इन सभी में किसका यूज़ किया जाता है, रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है 7 पॉइंट में सम इम्पोर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशंस बैंड। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैं बताया था कि रेडियो वेव का यूज़ कहाँ करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ जो फ्रिक्वेंसीज बैंड है, कम्युनिकेशन बैंड बोल सकते हैं जिसको, उसको यहाँ पर दिखाया हूँ मैं। जैसे कि 540 से लेकर जो 600 किलो हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी होती है, इसका ये हमें कौन सा बैंड देती है, मीडियम वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड देती है। ठीक है, 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में जो फ्रिक्वेंसी हमको मिलता है रेडियो वेव का, ये हमें क्या देती है, शॉर्ट वेव एम्पलीट्यूड बैंड देती है। और 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है, ये एफएम ब्रॉडकास्ट देती है। इसी प्रकार टीवी वेव्स होता है, इसी प्रकार सेल्यूलर मोबाइल रेडियो होता है। इसमें से कुछ को हम लोग यहाँ पर पिछले वाले डायग्राम में देख चुके थे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये लॉन्ग रेडियो वेव है, एएम रेडियो वेव है, एफएम है, शॉर्ट रेडियो वेव है, कुछ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। तो इसके रेंज के आधार पर, इसके रेंज के या फ्रिक्वेंसी रेंज के बेस पर हम यहाँ पर इस वेव का अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेडियो वेव से रिलेटेड सारा पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम है माइक्रोवेव। इसका डिस्कवरी मार्कोनी ने ही किया था 1895 में। और ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर 2 बार हो गया, इसको ये रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशंस, दे कैन ट्रैवल इन बीम इन सिग्नल आल्सो। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है कौन, माइक्रोवेव। मतलब माइक्रोवेव का रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सभी होता है। और ये क्या करता है, एक बीम के टर्म्स में ट्रैवल भी कर सकता है। सिग्नल, जैसे कि सिग्नल होता है वैसे ये बीम के टर्म्स में भी ये फ्लो कर सकता है। ठीक है, अब ये बीम क्या होता है, लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सारा चीज़ हम लोग मैं 10th क्लास के लेक्चर में डाल चुका हूँ, तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पूरा देख सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं 3rd पॉइंट की। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ माइक्रोवेव की, तो ये रेडियो वेव के बाद अगला नेक्स्ट स्मॉलर वेवलेंथ वाला वेव होता है। नेक्स्ट स्मॉलर वेवलेंथ टू द रेडियो वेव। रेडियो वेव के बाद सेकेंड स्मॉलर माइक्रोवेव होता है। मतलब रेडियो वेव से थोड़ा सा कम होता है इसका जो वेवलेंथ होती है, वो कितना होता है, 0.3 मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर के बीच में होती है, अगर हम लोग इसके वेवलेंथ रेंज की बात करें तो। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो ये 10⁹ हर्ट्ज से लेकर 10⁻12 हर्ट्ज तक होती है। और अगर मैं इसके सोर्स की बात करूँ तो ऑस्किलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब। जो वैक्यूम ट्यूब होता है, वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, जो कांच का बना होता है, उसके अंदर में कुछ नहीं होता है, केवल वैक्यूम होता है। और उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, करंट फ्लो करवा देते हैं। तो उसमें ऑस्किलेटिंग के थ्रू एक वेव प्रोड्यूस होता है, उस वेव को हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रोवेव कह देते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं जो वैक्यूम ट्यूब बोला हूँ, ये वैक्यूम ट्यूब क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल है ऑस्किलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब का एग्जाम्पल है क्लाइस्ट्रॉन बोल सकते हो, मैग्नेटॉन बोल सकते हो, और गन डायोड। ये सभी क्या है, ऑस्किलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम का एग्जाम्पल है। अगर मैं इसकी यूज़ की बात करूं तो इसको रडार सिस्टम में यूज़ किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस में यूज़ किया जाता है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में इसका यूज़ किया जाता है, स्पेशली कम्युनिकेशंस के लिए। जैसे कि स्पेस में सैटेलाइट में कोई सिस्टम है तो साइंटिस्ट जो है उतने दूर से उससे कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो इसी वेव के जरिए, इसी माइक्रोवेव सिग्नल की वजह से ही कांटेक्ट कर पाते हैं। तो इसी को यहाँ पर, और माइक्रोवेव को ओवन में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कुकिंग क्या होता है, ओवन होता है ना, जिसमें गर्म करने का, टोस्ट के लिए स्पेशली होता है ये, है ना। कम्युनिकेशन जैसे रेडियो, सैटेलाइट, रडार, मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सभी क्या हैं जी, माइक्रोवेव के यूज़ हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट 3rd इंफ्रारेड वेव, जिसको शॉर्ट में IR कहा जाता है। जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, IR कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, विलियम हर्शल ने 1800 में इसकी खोज करी थी। और अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हीटिंग इफेक्ट शो करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और प्रोपागेशन थ्रू फॉग। मतलब फॉग मतलब धुएं के थ्रू ये प्रोपागेट होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है,
इंफ्रारेड वेव की प्रॉपर्टीज़ है। ये सभी प्रकार की घटनाएं इसमें घटित होती है और ये सभी प्रॉपर्टीज़ को ये क्या करता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। और अगर माइक्रोवेव की अगर मैं वेवलेंथ रेंज की बात करूं तो ये कितना होता है, 5 × 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻⁶ मीटर के बीच में होती है। और अगर मैं फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करूं तो 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर 5 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच में होता है। और अगर मैं सोर्स की बात करूं, इंफ्रारेड वेव की सोर्स की बात करूं तो हॉट बॉडीज़ और मॉलिक्यूल्स, जितने भी हॉट बॉडीज़ होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, इंफ्रारेड वेव के सोर्स होते हैं। अदर नेम अच्छा, इंफ्रारेड वेव को कुछ और नाम से जाना जाता है जो कि है हीट वेव। इसको हीट वेव के नाम से भी जाना जाता है और इसको थर्मल रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। जो इंफ्रारेड वेव है इसको थर्मल रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किसी भी बॉडी को गर्म करने पर उसमें से एक वेव निकलती है, एक वेव इमिट होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन मतलब इमिट का प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर, है ना, किसी चीज़ को गर्म करने पर। जैसे को हम लोग आयरन को गर्म कर देते हैं तो उसमें से टेम्परेचर बढ़ने पर उसमें से टेम्परेचर जो है रेडिएट होता है, और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में उसको गर्म कर देते हैं तो विजिबल रेज वहाँ पर इमिट होने लगती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग रेडिएशन बोल सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग को इंफ्रारेड वेव देखने को मिलता है जब किसी बॉडी को गर्म करते हैं या गर्म किया जाता है तो। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके यूज़ की। तो इसका यूज़ टीवी, वीसीआर, कीपैड, रिमोट, कंटेन, स्मॉल IR ट्रांसमीटर, इन सभी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये रिमोट कंट्रोल होगा, यहाँ पर कंटेन होगा, ये रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल में इसका यूज़ किया जाता है। स्मॉल IR ट्रांसमीटर में भी इसका यूज़ किया जाता है। इन ग्रीन हाउसेस टू वार्म प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन हाउस में, ठीक है, तो कुछ जो प्लांट होते हैं उसको गर्म रखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफी में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो मस्कुलर कंप्लेंट होते हैं, मस्कुलर कंप्लेंट, उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। मस्कुलर कंप्लेंट का मतलब है हमारे बॉडी में अनचाहा जो बॉडी बढ़ जाता है ना, या फिर हमारे बॉडी में कुछ जो है एक्स्ट्रा चमड़ी निकल के आ जाता है, उन सभी के, या मांस से रिलेटेड, जैसे कि मांसा सुने होंगे आप लोग, है ना, तो इस प्रकार के ट्रीटमेंट में भी इंफ्रारेड वेव का यूज़ किया जाता है। रीडिंग सीक्रेट राइटिंग लाइक एंशिएंट वॉल, जो पुरानी दीवार पर बहुत पुराना जो राइटिंग लिखा रहता है उसको रीड करने में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, है ना। अच्छा, यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर डाला नहीं हूँ। चलिए आगे देखते हैं। नोइंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कोई भी मॉलिक्यूलर है, कोई भी एटम या कंपाउंड है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, इंफ्रारेड वेव का जो यूज़ है, कुछ वेव को कुछ यूज़ को यहाँ पर मैं डिफाइंड कर दिया हूँ, जैसे कि शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, रिमोट कंट्रोल में भी, रिमोट कंट्रोल मतलब टीवी या वीसीआर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होता है ना। नाइट विज़न में भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्मल इमेजिंग, ये तो मैं बता चुका हूँ। कुकिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कुकिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इंफ्रारेड वेव भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विजिबल लाइट के बारे में। विजिबल लाइट के बारे में आप सभी जानते हैं, इसमें से कुछ पॉइंट जो आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं। अगर मैं इसकी डिस्कवरी की बात करूँ तो आइजैक न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी की थी, 17th सेंचुरी की बात है। आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जिसमें हम लोग प्रिज्मा लेते हैं, इसमें लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो ये 7 कलर में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, विजिबल लाइट होता है ना। तो ये आइजैक न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को करा था। आगे बात करते हैं विजिबल लाइट की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो विजिबल लाइट रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्रैक्ट हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है। फोटोग्राफिक एक्शन में भी इसका फोटोग्राफिक एक्शंस की प्रॉपर्टी भी ये शो करता है। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेंसेशन ऑफ लाइट, तो ये सभी प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है कौन, विजिबल लाइट। अगर हम लोग इसके वेवलेंथ रेंज की बात करें तो ये होता है 8 × 10⁻⁷ मीटर टू 4 × 10⁻⁷ मीटर के बीच में इसका वेवलेंथ रेंज होता है। और अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूं तो ये होता है 4 ×
14 हर्ट्ज से लेकर 7 क्रॉस 10 की पावर 14 हर्ट्ज के बीच में होती है, अगर हम लोग विजिबल लाइट की फ्रिक्वेंसी की बात करें तो। और अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं, विजिबल लाइट हमको मिलता कैसे, अगर इसके सोर्स की बात करूं तो रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम इन आयोनाइज्ड गैस एंड द हॉट बॉडीज़। तो जो हॉट बॉडीज़ होता है और जो आयोनाइज्ड गैस होता है, ठीक है, तो इन सभी में जब एटम जो है एक्साइटेड होता है तो वहाँ से विजिबल लाइट क्या होने लगता है, रेडिएट होने लगता है। फॉर एग्जांपल के लिए सन, ठीक है, सन क्या है आप लोग को पता होगा, हीलियम हाइड्रोजन का उसमें आयोनाइजेशंस होता है, एटम जो है बार बार बनते टूटते रहते हैं, है ना, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। और हॉट बॉडीज़, वो हॉट भी होता है सन, जैसे कि आप लोग को पता है ना। आगे बात करते हैं विजिबल लाइट की यूजेस के बारे में। थ्रू दिस लाइट वी कैन सी ऑल द थिंग्स अराउंड अस। ये तो सभी को पता है, विजिबल लाइट की वजह से ही हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को क्या करते हैं, देख पाते हैं। इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इसी लाइट की वजह से हम लोग इस दुनिया में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं। आगे बात करते हैं, कलेक्ट कर पाते हैं ना यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस को इसी लाइट की वजह से। इट कैन कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितने भी कंपाउंड है या जो भी है लिक्विड सॉलिड स्टेट जो भी है, वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, विजिबल लाइट की वजह से। तो विजिबल लाइट को हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉज बोल सकते हैं, किसका, केमिकल रिएक्शन का। चलिए विजिबल लाइट के टाइप्स की बात करते हैं। वैसे तो टाइप्स मैं बता चुका हूँ विब्योर करके, वी का मतलब, आई का मतलब, बी का मतलब, ये सभी चीज़ मैं डिफाइन कर चुका हूँ। अगर हम लोग वेवलेंथ रेंज की बात करें, इंडिविजुअल विजिबल लाइट की वेवलेंथ की बात करें, तो जो वायलेट होता है और जो इंडिगो होता है, इन दोनों का वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 4500 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होता है। वहीं अगर ब्लू कलर की वेवलेंथ रेंज की बात करूं तो 4500 से लेकर 5000 के बीच में होता है। वहीं ग्रीन का कुछ ऐसा होता है, उसी ग्रीन का क्या होता है, 5000 से लेकर 5700 के बीच में होता है। और अगर मैं येलो की बात करूं, येलो कलर की, तो इसका होता है 5700 से लेकर 5900 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होता है। किसका वेवलेंथ रेंज है ये, येलो कलर का, ठीक है। ये येलो कलर कहाँ से आया है, तो यह है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम से, ठीक है। और अगर मैं ऑरेंज की बात करूं, ऑरेंज कलर का वेवलेंथ रेंज क्या होता है, 5900 से लेकर 6200 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होता है। इसी प्रकार अगर मैं रेड लाइट, अगर रेड लाइट की वेवलेंथ की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा होती है इसकी वेवलेंथ। आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा कि जो रेड कलर का जो लाइट होता है विजिबल लाइट के अंदर में, उसकी वेवलेंथ सबसे हाई होती है। और वो कितनी होती है, 6200 से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में इसका रेंज होता है। किसका रेंज, रेड कलर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेस या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट को अल्ट्रावायलेट रेस भी बोल सकते हो, और इसको शॉर्ट में यूवी रे बोला जाता है। क्या बोलते हैं, यूवी रे बोला जाता है। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो रिटर नाम का एक साइंटिस्ट था, इन्होंने 1800 में इसकी खोज करी थी। और अल्ट्रावायलेट लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है उसको अफेक्ट करता है। ये फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी भी शो करता है, ये जिसको हम लोग हिंदी में ज्योति तीव्रता बोलते हैं। आयोनाइजेशंस की प्रॉपर्टी भी शो करता है, कौन, अल्ट्रावायलेट लाइट। हाईली एनर्जेटिक, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है। टर्निंग ऑफ ह्यूमन स्किन ब्लैक स्किन, ये जो है ह्यूमन बॉडी में पड़ने पर, हमारे स्किन में पड़ता है तो हमारी स्किन को क्या कर देता है, ब्लैक कर देता है, जिसको टैनिंग ऑफ ह्यूमन स्किन कहा जाता है। अगर अल्ट्रावायलेट लाइट की अगर वेवलेंथ रेंज की बात करें तो ये होता है 3.5 क्रॉस 10⁻⁻7 मीटर टू 1.5 क्रॉस 10⁻⁻7 मीटर के बीच में होता है। और अगर हम लोग इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करें तो वो कितना होता है, 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 10⁻17 हर्ट्ज के बीच में होता है। और अगर मैं सोर्स की बात करूं, तो हाई वोल्टेज गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है, जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को हाई वोल्टेज अप्लाई करके इसको ऑब्टेन किया जा सकता है।
एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अगर हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस की या लाइट की सोर्स की बात करें तो हाई वोल्टेज गैस एंड डिस्चार्ज ट्यूब ये इसका सोर्स है। इसका मतलब ये है गैस को हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब में भर देते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, कांच का बना हुआ एक ट्यूब होता है जिसमें उसके अंदर में हम लोग गैस भरे होते हैं। जिस गैस की हमको स्टडी करने रहती है उस गैस को उसके अंदर डाल देते हैं, फिर वो आयोनाइज्ड हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है उसमें आयोनाइजेशन की प्रोसेस के बाद उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, फिर वो लाइट इमिट करने लगता है। तो इसी प्रोसीजर से उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करके उस गैस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर अल्ट्रावायलेट रे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है सन, आर्क्स ऑफ आयरन, मरकरी, ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, किसके, अल्ट्रावायलेट रेस के। तो यहाँ से सन से, आर्क ऑफ आयरन, मरकरी, इन सब से हमको क्या मिलता है, अल्ट्रावायलेट रे या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट मिलती है। और अगर इसकी यूज़ की बात करूं तो फूड प्रिजर्वेशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। मतलब फूड को सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टू स्टडी द इनविजिबल राइटिंग, जो राइटिंग हमको दिखाई नहीं पड़ती अच्छे से, उसको रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में भी, उसको विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फिंगरप्रिंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। आप सभी को पता ही होगा आजकल फिंगरप्रिंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिंगरप्रिंट में जो लाइट आप लोग देखते हैं वो अल्ट्रावायलेट रे ही होती है। टू स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल होते हैं या कोई भी बॉडी होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए भी अल्ट्रावायलेट रे या लाइट का यूज़ किया जाता है। वाटर प्यूरीफायर में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो भी वाटर प्यूरीफायर रहता है या वाटर कूलर लगा रहता है उसमें लिखा रहता है, वाटर प्यूरीफायर के जस्ट नीचे में लिखा रहता है यूवी रे इंक्लूडेड, ऐसा। तो ये वाटर प्यूरीफायर में क्या करता है, जो वाटर में जो जर्म्स रहते हैं या वायरस रहते हैं उन सभी को ख़त्म करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करते हैं उसको। ठीक है, तो ये सभी क्या थे, अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट लाइट के यूजेस थे। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये हॉस्पिटल का एक रूम है जहाँ पर किड है हॉस्पिटल का, तो उसको जर्म से और वायरस से बचाने के लिए यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रे या अल्ट्रावायलेट लाइट का सोर्स लगाया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो इनविजिबल जो राइटिंग है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूवी रे का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बिल्ली है या जो भी है, यहाँ पर जो जर्म्स है इसके ऊपर या जो भी कीड़ा वगैरह है उसको देखने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर यूवी रेस का यूज़ किया जा रहा है। तो ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरे के बारे में। ये एकदम से जाना पहचाना रेज है, इसके बारे में सभी को पता है क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में आसपास में ही बहुत यूज़ होता है। डॉक्टर के पास, डॉक्टर लोग इसका यूज़ करते हैं एक्सरे के लिए। मतलब जो हड्डी होता है वो ब्रेक हो जाता है, जो बोन्स होते हैं, तो उसको पता लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, आप सभी को पता ही होगा। और अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो डब्ल्यू के रॉन्टजन ने 1895 में इसकी खोज करी थी। और अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉपर्टी शो करता है। आयोनाइज ऑफ गैस, ये प्रॉपर्टी भी शो करता है एक्सरेज। इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को भी ये अफेक्ट करता है। मोर एनर्जेटिक देन यूवी, और ये जो अल्ट्रावायलेट रे होता है उससे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। और ये फ्लोरोसेंस होता है, मतलब ज्योति तीव्रता होती है। ज्योति तीव्रता बोलने का मतलब ये है, ये इतनी तीव्र होती है कि इसको हम लोग खुली आंखों से देख पाते हैं। यूवी रे को हम लोग यूवी रे जो है अल्ट्रावायलेट रे है वो भी फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए उसको भी हम लोग अपनी आंखों से इजीली देख सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें चमक होती है। इसमें भी वही है, इसको भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अगर हम लोग इसके वेवलेंथ रेंज की बात करें तो 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 0.1 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो 10 के पावर 18 हर्ट्ज से लेकर 10 के पावर 20 हर्ट्ज के बीच में होती है। और अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो कि एक्सरे रेज कहाँ से मिलते हैं, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बाई मेटल टारगेट एक्सीलरेटेड चार्ज, जो चार्ज होते हैं तो चार्ज के एक्सीलरेशन या एक्सीलरेटेड की वजह से हमको क्या मिलता है, एक्सरेज मिलती है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बाय मेटल टारगेट, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग मेटल टारगेट के ऊपर बम्बार करते हैं तो वहाँ से भी हमको क्या मिलता है, एक्सरेज मिलते हैं।
ठीक है, कोई भी मेटल होता है उसमें जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग उसके ऊपर डालते हैं तो वहाँ से भी हमको क्या मिलता है, एक्सरेस मिलता है। आगे बात करते हैं इसके यूज़ की। तो इसके यूज़ के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, सभी को पता है, फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंशन कर दिया। तो मेडिकल में बोन्स ब्रेक होता है उसको पता लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। क्रिस्टलिक स्ट्रक्चर में स्टडी के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, डिटेक्टिंग फॉल्स, क्रैक्स, फ्लोज, होल्स ऑफ मेटल प्रोडक्ट। ये फ्लॉस है, इसका मतलब होता है वीकनेस, है ना। तो ये सभी का पता लगाने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एक्सरेस का, है ना। किसमें, मेटल प्रोडक्ट में। किसमें, मेटल प्रोडक्ट जो है स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, क्रैक है कि उसमें कुछ फॉल्ट है ना, या उसमें कुछ हमको जानना है, डिटेक्ट करना है, फॉल्ट को उसमें डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव, डायमंड, गोल्ड, ETC। तो इन सभी को भी गोल्ड, डायमंड, ये जो भी एक्सप्लोसिव ऑब्जेक्ट रहते हैं या थिंग्स रहते हैं उन सभी को डिटेक्ट करने में भी किसका यूज़ करते हैं, एक्सरेस का यूज़ करते हैं। रेडियोथेरेपी में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब रेडियोथेरेपी क्या होता है, टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। ये एक कैंसर होता है, जो कैंसर होते हैं उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। वन वर्ड में इसको हम लोग रेडियोथेरेपी बोल सकते हैं। स्किन डिसीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्योर मैग्लिनेंट्स, मतलब हमारे शरीर में जो अंग है वो अनयूजेबल होता है या जिसका यूज़ नहीं होता है, ऐसे अंग बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ करते हैं, एक्सरेस का, है ना। जो अनचाहा अनवांटेड जो स्किन होते हैं उसका ग्रोथ हो जाता है। यहाँ पर मैग्लिनेंट्स का मतलब होता है अनवांटेड स्किन ग्रोथ। इसी को मैं अभी बता रहा था कि इस प्रकार के डिसीज़ को भी ठीक करने में या क्योर करने में भी किसका यूज़ करते हैं, एक्सरेस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो यूज़ बताएं उसी को यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ कि एक्सरेस का यूज़ मेडिकल में किया जाता है, इंडस्ट्रीज में किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, हैवी इंडस्ट्रीज़ में, फार्मा क्वालिटीज़ में, सिक्योरिटी में, ठीक है, मटेरियल एनालिसिस में, इन सभी जगह किसका यूज़ किया जाता है, एक्सरेस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं गामा रेस के बारे में। ठीक है, तो गामा रेस की अगर डिस्कवरी की बात करें तो हेनरी बेकरल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका खोज किया और कब किए थे इसको, 1896 के बाद, 1896 में ही इसकी खोज करी थी। कौन, हेनरी बेकरल के द्वारा। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये हाई पेनेट्रेटिंग पावर होता है। इसकी जो पेनेट्रेटिंग का मतलब होती है विभेदन क्षमता, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ये कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, इसको भेदने में ये बहुत ही हाई एनर्जेटिक वाला रे होता है ये। ठीक है, आयोनाइजेशंस की प्रॉपर्टी शो करता है, डिफ्रैक्शंस की प्रॉपर्टी शो करता है, इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है इसको भी ये अफेक्ट करता है। फ्लोरोसेंस या लाइट, मतलब गामा रेस को भी हम लोग इजीली देख सकते हैं क्योंकि ये एक लाइट की तरह बिहेव करती है या लाइट की तरह दिखती है, या फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टीज पाई जाती है गामा रे में। तो गामा रे को हम लोग इजीली देख सकते हैं अपनी आंखों से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर इसकी वेवलेंथ रेंज की बात करें तो इसका वेवलेंथ जो है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़े उनमें सबसे कम वेवलेंथ वाली रेज होती है, कौन, गामा रेज। ठीक है, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सबसे ज़्यादा होती है जितने भी 7 टाइप के स्पेक्ट्रम देखें उनमें से। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रेंज की बात करें तो 10⁻20 मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर के बीच में होता है। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो वो होता है 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 10⁻22 हर्ट्ज के बीच में होता है। और अगर हम लोग सोर्स की बात करें, किसकी, गामा रेस की सोर्स की बात करें तो जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं इससे, या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन से, या कोबाल्ट 16 से हमको क्या मिलता है, गामा रेस मिलता है। रेडियो एक्टिव क्या होता है, एक मटेरियल का नाम होता है जिसमें जिसके न्यूक्लियस से ऑटोमेटिक जो रेडिएशंस का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उस प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं और उस मटेरियल को हम लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस का मतलब जो अलग अलग मटेरियल है उसके न्यूक्लियर्स में कुछ कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं
उनमें न्यूक्लियर फ्यूज़न भी शामिल रहते हैं। और कोबाल्ट 16 ये भी एक प्योर सोर्स है किसका, गामा रेस का, ठीक है। और अगर इसकी यूज़ की बात करें तो ट्रीटमेंट में किया जाता है, जो ट्यूमर्स होते हैं ना, ट्यूमर्स या मैलिगेंट्स ट्यूमर मतलब हमारे अंग में कहीं पर भी अगर अनचाहा अनवांटेड स्किन का ग्रोथ हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि इनका जो स्टमक है इसमें एक ट्यूमर हो गया है, तो इसके ट्रीटमेंट में यहाँ से जो गामा रे निकल रही है इसका यूज़ किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, पॉलीएथिलीन मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, प्रिजर्व फूड स्टफ फॉर लॉन्ग टाइम। जो फूड है, फूड स्टफ मतलब खाने पीने वाली जो चीज़ है, उन सब, पीने वाली नहीं, खाने वाली चीज़ है या पीने वाली भी चीज़ है, चलो, तो इन सभी को प्रिजर्व करने में, लंबे समय के लिए सुरक्षित रखने में भी इसका यूज़ किया जाता है। किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बायो का वर्ड है, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे ऐसे जीवाणु, वायरस या फिर जर्म्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, टिन्नी होते हैं, तो इन सभी को मारने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी में भी गामा रेस का यूज़ किया जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी में भी गामा रेस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड पूरा थ्योरी पोर्शन जो है आपका कंप्लीट होता है इस लेक्चर के माध्यम से। तो आई होप आज के इस लेक्चर में सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर और एक नए टॉपिक के साथ। आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।